लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरे बावजूद नहीं तय हो पाए, क्योंकि 10 के ऊपर उनका आंकड़ा था कि 10% या मिनिमम 10। तो उस टाइम से फिर हम कांग्रेस में थे कुछ साल। फिर हमने इंसाफ मंच बनाया, जिसके लिए माननीय मांगेराम जी को जिला का अध्यक्ष बनाया था। तो इंसाफ मंच बनने के बाद फिर एक दिन हमारी नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात हो गई, क्योंकि हम 6 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। जैसे 25 दिसंबर को चौधरी साहब का है, तो हम 23 दिसंबर को मनाते हैं। तो मैं उनको इनवाइट करने गया, तो उस टाइम ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे अपने गुजरात के। तो मैंने कहा और तो हम तो कांग्रेस छोड़ चुके थे, कहीं और ज्वाइन नहीं किया था। इंसाफ मंच बनाने की बात ही में, तो कोई लीडर हमारे कहने से तो आएगा तो कोई ऑपोजिशन वाला ही आएगा। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। तो हम मोदी जी के पास गए, उन्होंने कहा भाई मैंने तो 15 तारीख का तय कर लिया है सितंबर का ऑलरेडी। तो मैंने कहा ठीक है, हम उसके अंदर आपका सहयोग करेंगे। मुझे पता चल गया था, पर उसने जब बुलाया जब वो तय हो चुका था। पर उन्होंने फिर पूछा कि भाई तुम क्या सोच रहे हो? मैंने सोचा कि तो अपनी पार्टी बनाएंगे आगे पीछे, हरियाणा के अंदर इलेक्शन लड़ने की सोच रहे, जैसे दुष्यंत जी ने लड़ा सोचे थे उस टाइम। तो फिर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी छोड़ो, नेशनल पार्टी ज्वाइन करो, हमारी पार्टी ज्वाइन करो। तो उनकी तरफ से जब मेरे को इन्विटेशन आया, तो मैंने कहा अगर आप कहते हैं तो हम तो तैयार हैं। फिर उस टाइम के ऊपर वो अभी प्रधानमंत्री पार्टी की तरफ से नियुक्त नहीं हुए थे, तो उनका फरवरी में ज्वाइन करना, अभी तो टाइम है। तो सितंबर की बात हुई थी, फिर 1-2 बार बीच के अंदर मिले, और फरवरी जब आई तो मैंने अपने जन्मदिन पर पार्टी ज्वाइन कर ली। तीसरी बार बीजेपी में टिकट दी। तो स्टेट पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा आपका इन्वॉल्वमेंट पिछले काफ़ी टाइम से कम रहा है। 77 से लेकर के और 96-97 तक तो मैं स्टेट पॉलिटिक्स में था। 4 बार एमएलए बना था मैं। और 98 के अंदर कांग्रेस पार्टी का मैं और भूपेंद्र हुड्डा 2 ही लोकसभा के एमपी थे। फिर वो कारगिल का युद्ध हो गया, आपको याद हो। तो उस टाइम के ऊपर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई और कारगिल का युद्ध हो गया, तो उसके बाद फिर कांग्रेस का तो सफाया हो गया। 5 बीजेपी के और 5 इनके सहयोगियों के मिला करके 10 की 10 सीटें अपोजिशन में जो गई थी, जब मैं कांग्रेस में था। उसके बाद फिर मैं 2000 में फिर से एमएलए बन गया। 2004 के अंदर फिर मैं कांग्रेस से लड़ा, फिर बन गया। 2009 में कांग्रेस से लड़ा, फिर बन गया। एक आप जो लगातार आवाज उठाते हैं कि हरियाणा में सीएम बन के आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो एक बार फिर आप लोकसभा में जा रहे हैं, क्या वो सपना अधूरा है? मैंने ये नहीं कभी कहा कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। ये थोड़ी सी गलतफहमी है आपको। लोग चाहते हैं कि मैं बनूँ, और लोगों ने मतलब हमेशा यही चाहा कि दक्षिणी हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन कच्ची पक्की सी रहती है, जो भी सरकार बनती है। मतलब योगदान तो चला जाता है हमारी तरफ से, चाहे वो कांग्रेस को जिताने में हुआ हो या बीजेपी को जिताने में हुआ हो। लेकिन फिर जिताने के बाद जितना उम्मीद करते हैं पब्लिक वाले, उतनी शायद सरकारें हमारे को तवज्जो नहीं दे पाती। तो इस बात के ऊपर उनकी मंशा है कि अपने एरिया के नेता को, जिसको उन्होंने सराहा है इतने साल, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो उनकी लोगों की तरफ से अभी भी आशा है। सर, जैसे कि तीसरी बार पार्टी ने कहीं ना कहीं फिर से आपको मैदान में उतारा है, और अहिरवार इलाके की बात करें या फिर आपकी बात करें, आपकी कहीं ना कहीं इच्छा थी कि इस बार आपकी जगह आपकी बेटी यानी कि आरती सिंह को मैदान में उतारा जाए और आप प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो, इस तरह की बात के लेकर फिर से आपको ये मैं इसका जवाब मैं दूंगा ना तो वो इसके बाद इलेक्शन के बाद दूंगा। लेकिन मेरी मंशा आज के दिन तो लोकसभा लड़ने की थी, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अगर नेता लंबी राजनीति करना चाहता है तो उसको शुरुआत नीचे से करनी पड़ती। लोगों से संपर्क तो वहीं होता है ना, उनके काम भी वहीं से होते हैं, चाहे बेशक थाना तहसील का काम हो, ट्रांसफर का काम हो। ऊपर जाकर के बैठ जाओ तो फिर तो कट ऑफ हो जाते हो, तो आप लोकल लोगों से फिर तालमेल नहीं बिठा सकते। तो मेरी बेटी को मैं चाहता हूँ कि एमएलए सी। और सर, जैसे आपने बताया पूरा जैसे जब तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया था, वो रेवाड़ी आए, वो सारी चीज़ें हुई, आपके और चौधरी वीरेंद्र सिंह को 2 ऐसे बड़े नेता थे जिनका एक बड़ा योगदान था बीजेपी की सरकार के अंदर को हरियाणा में लाने में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जैसे वीरेंद्र सिंह जो है उनके थोड़ा फर्क है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन जब करे थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मतलब
2-4 महीने हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बन गए थे, सरकार बनने के बाद वो ज्वाइन किए थे। मैं सरकार बनने से पहले और नरेंद्र भाई मोदी को नियुक्त करने से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी और कांग्रेस उससे मैं 6 महीना 8 महीना पहले छोड़ चुका हूँ। जो हरियाणा में ये इतने बदलाव हुए सीएम को जिस तरह से बदला गया है, भाजपा को जिस तरह से आउट किया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? आउट नहीं किया हमने मतलब पटड़ी पे रेल नहीं बैठी तो वो अलग से रहना चाहते जितने वो चाहते थे, मतलब नहीं बन पाई बात। वो तो हमने आउट नहीं किया, तो हमने तो ऑफर भी किया था। LPW विदाउट बाउंड। हाँ, हमने तो ऑफर भी किया था। क्या वो तो मुझे नहीं एग्जैक्टली मालूम, लेकिन वो उनको ये कह रहे हैं रोहतक से हमें ऑफर किया। उनको जो सीट ऑफर करी थी वो उनको मंजूर नहीं थी, तो मैं इतना ही कह रहा था। तो 4.5 साल पटरी पे रेल सही चली थी। चली नहीं तो सरकार कैसे चलती? वो तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार सवाल- तो विदाउट उसके भी चल सकती थी उनके भी। ये एक्सपेरिमेंट करने की मेरे ख्याल से उनकी मंशा नहीं थी, क्योंकि इंडिपेंडेंट का तो ऐसा ही मामला है। यहाँ पर कम से कम पार्टी के लोगों के सहयोग से स्टेबल गवर्नमेंट के लिए स्टेबल गवर्नमेंट के लिए है। तो अभी जो ये सडन चेंज हुआ है, इट मीन्स कहीं कुछ लग रहा था बीजेपी को कि हरियाणा में मतलब वीक फुटिंग पे है वो, देयर इज अ नीड फॉर चेंज, चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा बदला है। बीजेपी तो अपने आप को पूरे तौर पे सक्षम समझ रही थी जब भी और अभी भी समझ रही है। 10 की 10 सीटें लेना चाह रही थी बीजेपी और अभी भी वही उनकी मंशा है कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें लेनी। तो ये चेंज क्यों कि क्या मतलब कुछ आपको क्या लग कुछ रहा है? आपस के अंदर लोकसभा की सीटों के ऊपर जो उनकी डिमांड होगी उसके ऊपर तालमेल नहीं बैठी। मतलब लोकसभा के अकॉर्डिंग किया है ये, ना हाँ। कि नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन को मतलब मतलब लोकसभा का ध्यान भी रखते हुए किया है, लोकसभा का ध्यान रखते हुए किया है। हरियाणा के सीएम के जो 9.5 साल का कार्यकाल रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? वो सफल रहे या कहाँ चुके? जैसे भी रहे ठीक ही रहे यार, वैसे क्यों पूछते हो? तो सर आप लंबे अरसे बाद फिर से हिसार आए हैं, तो अभी विधानसभा चुनाव होने में काफी समय है, तो क्या ये समझ रहे हैं कि राजसभा फिर से इंसाफ मंच को जो है सक्रिय करेंगे? नहीं, इंसाफ मंच तो जिंदा है मेरा। नहीं, सक्रिय रूप से। हाँ, सक्रिय इंसाफ मंच को लोकसभा का चुनाव के बाद जी मतलब दोबारा से जैसे अब इनके साथ मिले बड़ा अच्छा लगा। जी जी। तब ये भी कहते हैं कि जी आप 10 साल के बाद मिल रहे हो, 7 साल के बाद मिल रहे हो। तो मेरे जब मैं इंसाफ मंच बनाया था तो मेरे तकरीबन सारे जिलों के अंदर एक शाखा सी मेरी बन गई थी। अब वो कहते रहते हैं कि तुमने तो हमारे को डुबो दिया, तो मतलब हम कहीं के नहीं रहे। और सबकी इच्छाएं हैं। इच्छा है लोगों की कि भाई इंसान लोगों को जिंदा करो, तो हम करेंगे और नए लोगों को जोड़ेंगे। अब तो मेरी और मांगेराम जी की तो उम्र थोड़ी बड़ी हो गई ना, कि संदीप को जैसे को जोड़ेंगे उसकी